हाय, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जैसे कि आपने देखा है, नाउ दिस इज़ द आरसी का सेशन। सो लेट्स कनकर द फियर ऑफ सी सैट फर्स्ट थ्रू आरसी, और अगर फिर मैं कर पाता हूँ तो थ्रू क्वांट एंड रीजनिंग एज वेल। देखते हैं उसको। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट डायरेक्टली। अच्छा, जस्ट बिफोर स्टार्टिंग थोड़ा इसकी इंपॉर्टेंस समझ लीजिए आप आरसी की। देखिए, अगर आपको थोड़ा भी मैथ्स का फोबिया है या क्योंकि मैथ्स और क्वांट टफ होता जा रहा है, तो आरसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि अगर एक बार आपको आरसी क्लियर हो गया, एक बार आपको समझ में आ गया कि यूपीएससी किस तरीके से क्वेश्चंस बनाता है, किस तरीके से पैसेजेस बनाता है, किस तरीके से आंसर डिड्यूस करना होता है, देन यू आर डन। उसके बाद आपको मैथ्स का फोबिया, क्वांट का फोबिया, पेपर अचानक से टफ आ गया, जो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन ज़्यादा आ गए जो आपको नहीं आते थे, वो सब वैनिश हो जाएगा। अब 40 मिनट बैठ के आरसी कर लेना एंड यू विल स्कोर अराउंड 40-45 मार्क्स बहुत आराम से। इतना तो मैं पक्का करा के दे दूंगा, और फिर 10-15-20 नंबर उससे स्कोर कर लेना मैथ से, बस खत्म हो गया काम। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, इसलिए लेट्स बिगिन, इसको शुरू करते हैं। ठीक है, तो पैसेज नंबर 1 पढ़ते हैं। रिसर्चर्स सिम्युलेटेड स्ट्रीट लाइटनिंग ऑन आर्टिफिशियल grassland plots containing pea aphids, sap-sucking insects at night. They were exposed to two different type of lights, a white light similar to newer commercial LED lights and an amber light जो कि सोडियम स्ट्रीट लैम्प्स की तरह थी. The low intensity amber light was shown to inhibit flowering in a wild plant of the pea family, which is a source of food for the pea aphids in grassland. The number of aphids was also significantly suppressed under the light treatment due to the limited amount of food available. ठीक है, तो एक बार समझा देता हूँ पैसेज क्या बोल रहा है, उसके बाद क्वेश्चन पे जाते हैं। कह रहा है कि रिसर्चर्स ने कुछ आर्टिफिशियल ग्रासलैंड के प्लॉट्स पे जो स्ट्रीट लाइटनिंग होती है ना, उसको सिमुलेट करके देखा। उस आर्टिफिशियल ग्रासलैंड में कुछ पी एफिड्स थे, कुछ सैप सकिंग इंसेक्ट्स थे। ठीक है, इनको दो तरह की लाइट दी गई। एक जो वाइट लाइट थी, जो कि कैसी दिखती है, जैसे एलईडी लाइट्स होती हैं, और एक जो एम्बर लाइट, जो कि सोडियम स्ट्रीट लैंप होता है। इस पे क्वेश्चन भी पूछा है यूपीएससी ने जीएस में। खैर, जो लो इंटेंसिटी की एम्बर लाइट थी, यानी कि ये वाली, इसने इनहिबिट किया, मतलब रोक दिया, फ्लावरिंग इन अ वाइल्ड प्लांट ऑफ पी फैमिली। ओके, और ये जो पी फैमिली का प्लांट था, ये पी एफिड्स के लिए फूड का सोर्स था। तो अब ऑब्वियस सी बात है कि पी एफिड्स भी क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे सिग्निफिकेंटली, क्योंकि उनको खाना नहीं मिल रहा है। आगे बात समझ, इतना ही दिया पैसेज में, आपको इसके बाहर जाके कुछ नहीं सोचना है। क्लियर है? आइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द मोस्ट क्रूशियल एंड द मोस्ट क्रिटिकल इन्फरेंस, द मोस्ट क्रिटिकल इन्फरेंस दैट कैन बी मेड फ्रॉम द अबव पैसेज। चलिए देखते हैं। लो इंटेंसिटी लाइट हैज़ मोर एडवर्स इफेक्ट ऑन द प्लांट्स एज कम्पेयर टू हाई इंटेंसिटी लाइट। बताइए, इस पैसेज में कहीं हाई इंटेंसिटी लाइट की बात ही नहीं करी है। इसने बस बताया है कि लो इंटेंसिटी लाइट में ये सब हो जाता है। ओके, ये इसने बताया है बस। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये हाई इंटेंसिटी में क्या होता है? तो कैसे आप कंपेयर कर रहे हैं? गलत हो गया। लाइट पॉल्यूशन कैन हैव अ परमानेंट एडवर्स इम्पैक्ट ऑन एन इकोसिस्टम। ये तो ये पूरा पैसेज इसके रिगार्डिंग तो चलो ठीक है, बात कर रहा है कि हमने लाइटिंग जलाई, लाइटिंग का इम्पैक्ट देखा, स्ट्रीट लाइट्स को हमने सिमुलेट किया, तो हमें पता चला कि फ्लावरिंग कम हो गई, जानवर कम हो गए, इंसेक्ट्स कम हो गए, फूड कम हो गया उनके पास। तो ठीक है, दिस इज वन पॉसिबल आंसर। आगे देखते हैं। वाइट लाइट इज बेटर फॉर द फ्लावरिंग ऑफ प्लांट्स एज कम्पेयर टू द लाइट ऑफ अदर कलर्स। अभी देखिए, बहुत लोगों को ये आंसर लगेगा, लेकिन मुझे ये बताइए, इस पैसेज, सिर्फ इस पैसेज के हिसाब से, अपनी बाहर की नॉलेज छोड़ दीजिए, सिर्फ इस पैसेज के हिसाब से क्या ये आंसर हो सकता है? दिस पैसेज हैज जस्ट टोल्ड यू अबाउट द एम्बर लाइट। इसने वाइट लाइट बस यहाँ बोला था कि उन्होंने सिमुलेट किया, लेकिन इसके आगे इसके इफेक्ट्स, इसके आफ्टर इफेक्ट्स, इसका कंपैरिजन डिस्कस ही नहीं किया। तो कैसे ये बोल देंगे कि वाइट लाइट बेटर है? क्या पता वो और भी खराब हो, हमें तो पता ही नहीं ना पैसेज पढ़ के। तो ये भी गलत हो गया। प्रॉपर इंटेंसिटी ऑफ लाइट इन एन इकोसिस्टम इज इंपॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर प्लांट्स बट फॉर एनिमल्स टू। अब फिर वही दिक्कत है, हमें तो बताया ही नहीं गया ना कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट कम थी कि ज़्यादा थी, ज़्यादा में क्या दिक्कत हुई है, हमें तो ज़्यादा दिक्कत वाले का पता ही नहीं है। तो प्रॉपर कितनी होती है?
लो पे भी, यहाँ पे तो लो भी थी, लो इंटेंसिटी पे भी दिक्कत हुई है। तो प्रॉपर इंटेंसिटी कहीं डिफाइंड ही नहीं है। ये तो हमें पता है कि चलो ठीक है, इसने बोला कि जो लाइट है वो किसी भी इकोसिस्टम में इंपॉर्टेंट है प्लांट्स और एनिमल्स के लिए, ये बात तो समझ में आ रही है, क्योंकि लाइट का इफेक्ट इस पर्टिकुलर उसमें बात करी है, लाइट के इफेक्ट की बात करी गई है। ओके, लेकिन दो दिक्कतें हैं। पहली क्या, इसने तो लाइट के एडवर्स इंपैक्ट्स की बात करी है ना, खराब क्या हो रहा है उससे। तो इंपॉर्टेंट ये कहां से आ गया, एंड प्रॉपर इंटेंसिटी क्या होता है ये तो कहीं डिफाइंड ही नहीं है। इसने तो सिर्फ बात करी एक लो इंटेंसिटी लाइट की और बता दिया कि उससे कुछ कुछ दिक्कतें हो रही हैं। तो अब आप मुझे बताइए इस पूरे पैसेज का अगर मैं आपसे पूछूं क्रक्स या इन्फेरेंस क्या है, तो यही है ना भाई कि लाइट पॉल्यूशन कैन हैव परमानेंट एडवर्स इंपैक्ट ऑन एन इकोसिस्टम। यही दे रखा है इसमें डायरेक्टली, यही आपका आंसर है। समझ में आ रही है बात। अभी देखिए इसको ऐसे समझिए, इससे हमें क्या पता चला। पहली बात ये कि पैसेज के बाहर नहीं सोचना है, जस्ट रिमेन विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द पैसेज जब आपको इन्फेरेंस निकालना हो पैसेज का, ठीक है। दूसरी बात, देख लीजिए कि किन चीज़ों में कंपैरिजन स्टेटमेंट में बोल रहा है, वो चीज़ें एक्चुअली में डिस्कस्ड हैं भी कि नहीं। अपने दिमाग से अपने अजम्पशंस को घर रख के आइए, ठीक है। ये बातें बस आप याद रखेंगे तो देखिए कितना आसान हो गया। अब आप बताइए इसमें से तो कहीं भी कोई इशू नहीं है, बहुत आराम से आपका आंसर हो गया। ओवरऑल आपको क्रक्स समझना बहुत ज़रूरी है पैसेज का। अगर आप मैं आपसे पूछूं ये पैसेज किस चीज़ की बात कर रहा है, क्यों रिसर्चर्स ने वो स्ट्रीट लाइट सिमुलेट करके देखी एक पार्क में, पागल थोड़ी है वो। सिमुलेट करके ही इसलिए देखी ताकि पता चल जाए कि भाई लाइट का क्या इंपैक्ट होता है, ये जो रात को लाइट जलती है इससे ग्रासलैंड्स पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। हमने हर जगह लाइटें लगा दी हैं, स्ट्रीट लाइटें लगा दी हैं, उनका किसी ने सोचा, ग्रासलैंड्स का इंसेक्ट का किसी ने सोचा। ये देखने के लिए रिसर्चर्स ने ये रिसर्च किया, इसलिए क्रक समझ लीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए आगे आइए, सेकंड पे आइए। ओके, सेकंड कह रहा है approximately 80% of all flowering plant species are pollinated by animals. Approximately 80% of all flowering plant species are pollinated by animals, including birds and mammals. But the main pollinators are insects. Pollination is responsible for providing us with a wide variety of food as well as plant derived medicines. At least one third of the world's agricultural crops depends upon pollination. Bees are the most dominant taxa when it comes to pollination, and they are crucial for more than 400 crops. Pollination is an essential service that is the result of intricate relationship between plants and animals, and the reduction or loss of either affects the survival of both. Effective pollination requires resources such as refuge of pristine natural vegetation. आ गई ये बात समझ किस, अब बताइए क्रक्स क्या है। बहुत सिंपल समझ में आ रहा है ना कि पॉलिनेटर्स कितने इंपॉर्टेंट है हमारे उसके लिए, पूरे इकोसिस्टम के लिए। इसका क्रक्स है, ये क्रक्स है पैसेज का, ठीक है। तो 80% जितने भी फ्लावरिंग प्लांट स्पीशीज हैं उनको एनिमल्स पॉलिनेट करते हैं, बर्ड्स मैमल्स करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इंसेक्ट्स करते हैं। जो ये पॉलिनेशन है इसी की वजह से हमें फूड मिलता है, मेडिसिन मिलती हैं। 1/3 जितनी भी एग्रीकल्चर क्रॉप है दुनिया की वो पॉलिनेशन पे डिपेंडेंट है। और बीज जो हैं वो सबसे कॉमन, सबसे मोस्ट डोमिनेंट पॉलिनेटर है। और सिर्फ बीज अकेली 400 क्रॉप्स से भी ज़्यादा को पॉलिनेट करती हैं। पॉलिनेशन एक एसेंशियल सर्विस है, ये रिलेशनशिप है प्लांट्स और एनिमल्स के बीच का, और अगर इनमें से कोई भी खत्म होता है, किन में से, प्लांट्स या एनिमल्स में से, तो वो दूसरे के सर्वाइवल को इम्पैक्ट करेगा। इसलिए हमें इफेक्टिव पॉलिनेशन के लिए क्या चाहिए, रिसोर्सेज। क्या, कैसे रिसोर्सेज, नेचुरल वेजिटेशन, प्रिस्टीन नेचुरल वेजिटेशन हमें चाहिए। आ गया समझ, कोई बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं है। अब पैसेज पढ़ते हैं, चलिए। ऑन द बेसिस ऑफ द पैसेज गिवन अबाउट द फॉलोइंग अजम्पशन हैव बीन मेड। पैसेज के बेसिस पे कुछ अजम्पशंस करी हैं, तो यहाँ पे अब हमें समझ में आएगा कि कौन से अजम्पशंस ठीक है, कहाँ तक हम सोच सकते हैं अजम्पशंस के बारे में। चलिए पहला देखिए, सस्टेनेबल प्रोडक्शन ऑफ इंडियाज सीरियल फूड ग्रेन्स इज इम्पॉसिबल विदाउट द डाइवर्सिटी ऑफ पॉलिनेटिंग एनिमल्स। बताइए आप कहाँ से कर लेंगे, ये कहाँ से इसमें से एज्यूम कर लेंगे। कितनी सारी दिक्कतें हैं स्टेटमेंट में, ना तो हम इंडिया के सीरियल फूड ग्रेन्स की बात कर रहे हैं, दूसरा ये बोल रहा है कि पॉलिनेटिंग एनिमल्स नहीं होंगे तो इम्पॉसिबल ही है उसको पॉलिनेट करना, उसका प्रोडक्शन ही करना इम्पॉसिबल हो गया। जबकि ऊपर इसने बोला था कि 1/3 क्रॉप्स डिपेंड करती हैं, तो बाकी तो हैं भाई। अगर हम इंडिया की भी चलो बात कर लें, रिजम्पशन ले लें उसको भी,
लेकिन कोई भी प्रोडक्शन हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम हो गई यार ये बात तो, राइट? गलत। मोनोकल्चर ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैम्पर्स द सर्वाइवल ऑफ इंसेक्ट्स, ये तो इसने कहीं नहीं बोला। इसने तो बस क्या बोला कि हमें नेचुरल वेजिटेशन दे दो तो हम फलेंगे फूलेंगे, पॉलिनेशन अच्छे से करेंगे। इसने कहाँ बोला है ये कि अगर मोनोकल्चर क्रॉप्स उगा दोगे तो सर्वाइवल नहीं होगा इंसेक्ट्स का? ये तो ज़बरदस्ती की बात है यार, है ना। इसने तो बस इतना बोला है कि हमें नेचुरल वेजिटेशन चाहिए, इफेक्टिव पॉलिनेशन होता रहेगा। इफेक्टिव पॉलिनेटर्स रिक्वायर वॉट? जस्ट अ नेचुरल वेजिटेशन। तो ये तो इसने कहीं नहीं बोला है। पॉलिनेटर्स बिकम स्कार्स इन कल्टिवेटेड एरियाज डिवॉइड ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। यस यस यस, यही तो बात कर रहा हूँ मैं इतनी देर से। लास्ट सेंटेंस में यही तो बोल रहा है वो। ये देखिए, ये देखिए, इसको पढ़िए दोबारा से। लेट मी मार्क इट विद अनदर कलर। इफेक्टिव पॉलिनेशन रिक्वायर्स रिसोर्सेज सच एज रिफ्यूजीज ऑफ प्रिस्टीन नेचुरल वेजिटेशन। अगर पॉलिनेशन करानी है तो नेचुरल वेजिटेशन की ज़रूरत है। वो ये बोल रहा है कि पॉलिनेटर्स को क्या चाहिए? नेचुरल वेजिटेशन चाहिए। अगर नेचुरल वेजिटेशन की डिवॉइड होगा तो पॉलिनेटर्स स्कार्स हो जाएंगे। यही डिफरेंस है स्कार्स जैसे टर्म में और इम्पॉसिबल जैसे टर्म में। करेक्ट? तो ये करेक्ट हो गया। डाइवर्सिटी इन इंसेक्ट्स इंड्यूसेस द डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स। अगर इंसेक्ट्स में डाइवर्सिटी होगी तो प्लांट्स में भी डाइवर्सिटी आएगी। अभी देखिए डायरेक्टली इसमें नहीं दे रखा है, लेकिन अगर आप इसको देखेंगे तो ये अलग अलग तरीकों की बात कर रहा है। ये देखिए, बर्ड्स, मैमल्स, इंसेक्ट्स, ठीक है। और इसकी वजह से, बीज की वजह से 400 क्रॉप्स, राइट। तो वैसे भी इसमें 3 ओनली का ऑप्शन नहीं है, तो वंस यू कट 1 2 वाले ऑप्शन तो आपके पास एक ही बचता है। एंड दिस इज जस्ट अ लिटिल पॉजिटिव स्टेटमेंट और कुछ नहीं, ठीक है। तो जितना पैसेज में दिया है आपको अपने आप को उतने तक लिमिट रखना है। उसके एक्स्ट्रा जो ये अजम्पशन वाले जब क्वेश्चंस आते हैं तो आप देखेंगे कि पैसेज के बाहर की बहुत सारी बातें आती हैं, लेकिन उसमें कितनी बाउंड्री तक आप जाएंगे वो बाउंड्री भी तो पैसेज डिसाइड करेगा ना। बात हो रही है वर्ल्ड की क्रॉप्स की, ये इंडिया पे ले आया। बात हो रही है ये कि 1/3 क्रॉप्स डिपेंडेंट है, ये कह रहा है इम्पॉसिबल ही है क्रॉप को उगा देना। बात हो रही है नेचुरल वेजिटेशन रखने की, ये कह रहा है कि मोनोकल्चर मत करो, हॉर्टिकल्चर मत करो। तो फालतू। क्लियर? चलिए आगे आइए। अ स्टडी कंडक्टेड ऑन द इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज ओवर द कावेरी बेसिन using regional climate models showed an increasing trend for maximum and minimum temperatures and a decrease in the number of rainy days. These climatic shifts will have an impact on the hydrological cycles in the region, leading to more runoff and less recharge and affect the groundwater tables. Further, there has been an increase in the frequency of droughts. This has driven farmers to increase dependency on groundwater resources to secure their crops. ठीक है, इसका मीनिंग समझा देता हूँ एक बार। क्या बोल रहा है? क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट देखे हमने कावेरी बेसिन में यूजिंग रीजनल क्लाइमेट मॉडल्स। तो उसने दिखाया कि जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो भी ज़्यादा जा रहा है और जो मिनिमम टेम्परेचर है वो मिनिमम भी कम हो रहा है। तो मतलब मैक्सिमम ऊपर हो रहा है, मिनिमम नीचे आ रहा है। और डिक्रीज हो रहा है किस में? नंबर ऑफ रेनी डेज में। ये सब बातें तो हम जानते भी हैं, नॉर्मली पढ़ते भी हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है? एक हाइड्रोलॉजिकल साइकिल्स में मेजर शिफ्ट देखने को मिल रहा है, मेजर इशू देखने को मिल रहा है। इन शिफ्ट्स की वजह से हाइड्रोलॉजिकल साइकिल्स जो है वो डिस्टर्ब हो रही हैं, इससे ज़्यादा रन ऑफ हो रहा है और जो ग्राउंड वाटर है वो कम रिचार्ज हो रहा है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है बारिश ही नहीं हो रही है, बारिश कम हो रही है तो ग्राउंड वाटर कम रिचार्ज हो रहा है, ग्राउंड वाटर टेबल्स जो है वो नीचे जा रही हैं। एंड क्योंकि बारिश कम हो रही है तो ड्रॉट भी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, ड्रॉट बढ़ रही है तो वो ग्राउंड वाटर पे डिपेंडेंट कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड वाटर ऑलरेडी नीचे जा रहा है, तो पूरा क्या हो गया? एक साइकिल बन गई। तो इस एक विशेष साइकिल के बारे में पूछ रहा है कि इसका क्रक्स क्या है पैसेज का। तो पढ़ते हैं। डेवलपमेंट ऑफ रीजनल क्लाइमेट मॉडल्स हेल्प इन चूजिंग क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। भाई दिस पैसेज वाज अबाउट व्हाट? आप मुझे ये बता दो। ये पैसेज सिर्फ इस चीज़ के बारे में है ना कि किस तरीके से क्लाइमेट की वजह से दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि वाटर रिसोर्सेज कम हो रहे हैं, क्योंकि ग्राउंड वाटर कम हो रहा है, क्योंकि बारिश नहीं आ रही है, क्योंकि रिचार्ज नहीं हो रहा है, क्योंकि इंक्रीजिंग डिपेंडेंसी हो रही है ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज पे। यही है ना पूरा पैसेज। तो ये यहाँ ये कहाँ से आ गया कि रीजनल क्लाइमेट मॉडल्स का डेवलपमेंट कर लेंगे तो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर कर पाएंगे? नहीं। हैवी डिपेंडेंस ऑन ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज कैन बी रिड्यूस्ड बाय अडॉप्टिंग ड्राई लैंड क्रॉपिंग सिस्टम। कहीं नहीं बात करी इस पूरे पैसेज में ड्राई लैंड क्रॉपिंग सिस्टम की।
फिर भी ज़बरदस्ती ला के डाल रहा है। क्लाइमेट चेंज इंक्रीजेज द क्रिटिकलिटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज वाइल साइमल्टेनियसली, परफेक्ट परफेक्ट, climate change increases the criticality of water resources while simultaneously threatening it. क्लाइमेट चेंज क्रिटिकलिटी को भी इंक्रीज कर रहा है, ये दे रखा देखो डायरेक्टली, डिपेंडेंसी बढ़ा रहा है ना, क्रिटिकलिटी भी इंक्रीज कर रहा है और उसको थ्रेटन भी कर रहा है, देखो ये भी बोल रखा, अफेक्टिंग द ग्राउंड वाटर टेबल्स। परफेक्ट आंसर एकदम। आ गया समझ? क्लाइमेट चेंज कैन कॉज द फार्मर्स टू अडॉप्ट अनसस्टेनेबल लाइवलीहुड एंड रिस्की क्रॉपिंग स्ट्रैटेजीज। कुछ नहीं, वो अनसस्टेनेबल लाइवलीहुड कुछ नहीं चूज कर रहे हैं, इसमें सिर्फ इतना बोला था इस पैसेज में कि वो ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज पे डिपेंडेंसी बढ़ा रहे हैं, इसने और कुछ नहीं बोला अनसस्टेनेबल लाइवलीहुड के बारे में, ये भी गलत है। आगे समझ, देख लिया आपने? अगर आप थोड़ा ध्यान से पढ़ते तो कितनी डायरेक्ट हैं चीज़ें। चलिए आगे देखते हैं। Researchers were able to use stem cells to gauge the neurotoxic effects. Use stem cells to gauge the neurotoxic effect of the environmental pollutant BPA, bisphenol A. They used combination of biochemical and cell-based assays to examine the gene expression profile during the differentiation of mouse embryonic stem cells upon treatment with BPA. इससे क्या होता है, हार्ट डिसीज, डायबिटीज, डेवलप नॉर्मेलिटीज आ जाती है ह्यूमन बींग्स में। दे वर एबल टू डिटेक्ट एंड मेजर बीपीए टॉक्सिसिटी टुवर्ड्स द प्रॉपर स्पेसिफिकेशन ऑफ अ प्राइमरी जर्म लेयर्स सच एज एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यूरल प्रोजेनेटर सेल्स। अभी पढ़ के तो ऐसा लग रहा है भाई साहब क्या ही मतलब पैसेज आ गया, इतना टेक्निकल छोड़ देते हैं। नहीं छोड़ना क्यों है, डरते थोड़े ही हैं। देखिए क्या कह रहा है, स्टेम सेल्स को यूज़ किया रिसर्चर्स ने न्यूरोटॉक्सिक इफेक्ट देखने के लिए बीपीए के। उन्होंने क्या यूज़ किया, एक बायोकेमिकल और सेल बेस्ड एसेज का कॉम्बिनेशन यूज़ किया देखने के लिए कि जीन एक्सप्रेशन प्रोफाइल पे क्या इफेक्ट्स होते हैं जब एक माउस एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल डिफरेंशिएट करता है अपॉन ट्रीटमेंट विद बीपीए, जिसके इफेक्ट्स हम गॉज कर रहे थे। ठीक है, क्लियर हो गया? उन्होंने डिटेक्ट भी कर लिया और मेजर भी कर लिया बीपीए की टॉक्सिसिटी को एंडोडर्म और एक्टोडर्म पे, और इससे न्यूरल प्रोजेनेटर सेल्स का एस्टेब्लिशमेंट कैसे होता है ये पता लगाया। कूल है? अब सुनो, ऑन द बेसिस ऑफ द पैसेज गिवन अबाउट द फॉलोइंग अजम्पशंस हैव बीन मेड। अब देखो क्या अजम्पशंस हैं। बीपीए में ऑल्टर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन विवो, ये तो इसने बोला ही है, ये रहा देखो, माउस एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स पे बीपीए का जब ट्रीटमेंट किया तो डिफरेंशिएशन हुआ, उस टाइम हम उसको एग्जामाइन कर रहे हैं, वही ये बोल रहा है कि टॉक्सिसिटी हो रही है बीपीए की जब उसको ट्रीट किया जा रहा है। करेक्ट? तो मे ऑल्टर, मे है ना, मे ऑल्टर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन विवो। ठीक है, इन विवो मतलब वही अंदर रह के। बायोकेमिकल एंड सेल बेस्ड एसेज आर यूजफुल इन फाइंडिंग आउट ट्रीटमेंट फॉर पॉल्यूशन इंड्यूस्ड डिजीज। कहाँ दिया है यार ये तो ज़बरदस्ती की बात हो गई, इसमें तो बात ही नहीं करी थी इस चीज़ की। ये देखिए, बायोकेमिकल और सेल बेस्ड एसेज की क्या बात करी है, इसने बोला है कि बायोकेमिकल और सेल बेस्ड एसेज का कॉम्बिनेशन हमने यूज़ किया जीन एक्सप्रेशन प्रोफाइल पढ़ने के लिए जब किसी एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल को बीपीए से ट्रीट किया जाए। तो इसने ये बोल रहा है कि इससे पॉल्यूशन इंड्यूस्ड डिसीज कैसे होंगे हम ये पता लगा लेंगे। बात ही नहीं करी है इसने इस पूरे उसकी कहीं उसको। और ट्रीटमेंट देखिए, अगर मैं यहाँ से चलो इस वाली लाइन से, पॉल्यूटेंट वाली लाइन से पॉल्यूशन को थोड़ा रिफ्लेक्ट भी कर दूँ, बट ये बोल रहा है ट्रीटमेंट निकाल देंगे। ट्रीटमेंट कैसे निकाल दोगे भाई? अगर ये एक बार को बोलता यूजफुल इन फाइंडिंग आउट द इफेक्ट्स ऑफ पॉल्यूटर्स या पॉल्यूटेंट्स तो समझ में आता। ये कह रहा है कि बिस्फिनॉल ए जैसे पॉल्यूटेंट्स की जो डिसीज हुई उसका ट्रीटमेंट हम निकाल देंगे बायोकेमिकल से। कहीं भी नहीं दिया, रही तो गलत है बिल्कुल। Embryonic stem cells could serve as a model to evaluate the physiological effects of environmental pollutants। ये बात तो सही है। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स हमने यूज़ किए क्या करने के लिए, इवेल्युएट करने के लिए कि क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स लाइक बीपीए। ये बात तो सही है। तो आपका आंसर क्या हो गया? 1 और 3। बताइए डायरेक्ट और सिंपल है कि नहीं है? ये बाद में कराता हूँ, पहले पैसेज इसे कर लेते हैं। फिग ट्रीज आर कंसिडर्ड सेक्रेड इन इंडिया, East Asia and Africa and are common in agricultural and urban landscapes where other large trees are absent। क्या बोल रहा है? फिग का जो पेड़ होता है, फिग ट्रीज जो होते हैं वो भारत में, ईस्ट एशिया में, अफ्रीका में सेक्रेड माने जाते हैं, और ये ऐसी जगह पे कॉमन है जैसे एग्रीकल्चर और अर्बन लैंडस्केप्स में जहाँ लंबे लंबे बड़े बड़े पेड़ नहीं होते, लार्ज ट्रीज एब्सेंट होते हैं जनरली।
नेचुरल फॉरेस्ट में फिग ट्रीज क्या करते हैं, ये फूड होते हैं वाइल्ड लाइफ का जब दूसरे रिसोर्सेज स्कार्स हो जाते हैं, और इसीलिए दे सपोर्ट अ हाई डेंसिटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ फ्रूगीवोर्स, क्या फ्रूट ईटिंग एनिमल्स, क्योंकि उनका खाना है तो वो आके यहाँ पे खाना खाते हैं, तो ये सपोर्ट करते हैं डाइवर्सिटी ऑफ फ्रूगीवोर्स को। अगर फ्रूगीवोर बर्ड्स एंड बैट्स कंटिन्यू टू विजिट द फिग ट्रीज लोकेटेड इन साइट्स विद हाई ह्यूमन डिस्टर्बेंस, सेक्रेड फिग ट्रीज में प्रमोट फ्रूगीवोर अबंडेंस। क्या बोल रहे हैं कि अगर जो फ्रूगीवोर बर्ड्स और बैट्स हैं वो आ जाएं फिग ट्रीज पे, कहाँ, जहाँ पे ऐसी जगह पे जहाँ हाई ह्यूमन डिस्टर्बेंस है, तो सेक्रेड फिग ट्रीज को यूज़ किया जा सकता है फ्रूगीवोर अबंडेंस को इकट्ठा करने में। अंडर फेवरेबल माइक्रोक्लाइमेट प्लेंटी ऑफ सीडलिंग्स ऑफ अदर ट्री स्पीशीज वुड ग्रो अराउंड फिग ट्रीज, उसके आसपास बाकी छोटे 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 और ज़्यादा और सीडलिंग्स भी ग्रो कर जाते हैं, उग जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, किसी पेड़ के बारे में बात कर रहा है। अब कह रहा है इसके बेसिस पे हमने कुछ अजम्पशंस बनाई है, देखते हैं कि भाई अजम्पशंस ऐसी क्या बना ली इसने। ओके, तो पहला है फिग ट्रीज कैन ऑफन बी द कीस्टोन स्पीशीज इन नेचुरल फॉरेस्ट्स। कीस्टोन क्या होता है, जिस पे बाकी डिपेंड करें, सर्वाइव करें। तो क्या बोल रहा है, कैन ऑफन बी, ये नहीं कह रहा हमेशा होती हैं, यहाँ इसने ये बात बोली है। ये वाला स्टेटमेंट देखिए, ये यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए, ये वाला स्टेटमेंट, लुक एट इट। नेचुरल फॉरेस्ट में फिग ट्रीज क्या करते हैं, फूड प्रोवाइड करते हैं फॉर वाइल्ड लाइफ जब दूसरे रिसोर्सेज स्कार्स होते हैं, और इसलिए ये अच्छी खासी डेंसिटी को प्रमोट करते हैं, डेंसिटी और डाइवर्सिटी को। ये बोल रहा है कि ये कीस्टोन स्पीशीज हो जाएंगे कभी कभी, कब हो जाएंगे, जब बाकी रिसोर्सेज स्कार्स हैं। करेक्ट हो गया। दूसरा देखते हैं, फिग ट्रीज कैन ग्रो वेयर अदर लार्ज वुडी स्पीशीज कैन नॉट ग्रो। जहाँ अदर लार्ज वुडी स्पीशीज नहीं होती है वहाँ फिग ट्री कैन ग्रो, नहीं, ये नहीं बोल रहा था यार ये। इसने देखिए क्या किया यहाँ पे, आपको फंसाने के लिए, ट्रैप करने के लिए। अच्छा पहले आगे का देखते हैं, इस पे बाद में आता हूँ। सेक्रेड ट्रीज कैन हैव अ रोल इन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, ये बात इसने बोली, देखो यहाँ पे पढ़िए यहाँ से, ये रहा, सेक्रेड फिग ट्रीज में प्रमोट फ्रूगीवोर अबंडेंस। तो सेक्रेड ट्रीज को हम यूज़ कर सकते हैं बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए भी। क्यों, क्योंकि सेक्रेड ट्रीज कैसे हेल्प करेंगे हमारी, सेक्रेड ट्रीज ह्यूमन हैबिटेशन के आसपास भी रहेंगे और जानवरों को भी अट्रैक्ट करेंगे, तो ह्यूमन एनिमल कंजर्वेशन। फिग ट्रीज हैव अ रोल इन द सीड डिस्पर्जल ऑफ अदर ट्री स्पीशीज। लास्ट लाइन में यही बोला, ये देख लीजिए कि दूसरी जो सीडलिंग्स हैं ऑफ अदर ट्रीज, उनको आसपास फिग ट्री के आसपास वो ग्रो कर जाती हैं, तो ये बात भी सही है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। अब देखते हैं सिर्फ ये वाला स्टेटमेंट, सेकेंड वाला। ये कह रहा है फिग ट्रीज कैन ग्रो वेयर अदर लार्ज वुडी स्पीशीज कैन नॉट ग्रो, नहीं, देखिए सुनिए, फिग ट्रीज कॉमन है एग्रीकल्चर और अर्बन लैंडस्केप में जहां लार्ज ट्रीज एब्सेंट होते हैं, इसलिए नहीं कि वो ग्रो नहीं कर सकते हैं, इसलिए क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड में लार्ज ट्रीज उगाओगे तो क्रॉप कहाँ उगाओगे। अर्बन लैंडस्केप सोसाइटीज में बड़े बड़े पेड़ कहाँ होते हैं, तो जहां लार्ज ट्रीज एब्सेंट होते हैं वहां भी हम फिग ट्रीज को उगा सकते हैं। क्यों, क्योंकि वो सेक्रेड है। आगे बात समझ। और सेकंड स्टेटमेंट देखोगे तो एकदम श्योरिटी से क्लियर हो जाएगा, इन नेचुरल फॉरेस्ट फिग ट्रीज प्रोवाइड फूड फॉर वाइल्ड लाइफ। तो नेचुरल, उसमें नेचुरल जगहों में क्या बड़े पेड़ नहीं होते हैं, डेफिनेटली होते हैं, तो फिग ट्रीज वहां पे भी तो उग रहे हैं। सो दिस इज एन एंटायरली इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो इसने खुद ही कुछ भी बना के फ्रेम कर दिया है। एंड योर आंसर इज 1, 3 एंड 4। क्लियर। देखिए यही छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है, जल्दबाजी में लोग अगर 1, 2, 3, 4 यहाँ पे होता मार देते, वैसे तो था नहीं, यूपीएससी थोड़ा मेहरबान है। ओके ठीक है जी, चलें। एट द हार्ट ऑफ एग्रो इकोलॉजी इज द आइडिया दैट एग्रो इकोसिस्टम्स शुड मिमिक द बायोडाइवर्सिटी लेवल्स एंड फंक्शनिंग ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम्स। एग्रो इकोसिस्टम्स को नेचुरल इकोसिस्टम्स की तरह मिमिक करा दो, ये एग्रो इकोलॉजी कहती है। सच एग्रीकल्चरल मिमिक्स लाइक देयर नेचुरल मॉडल्स कैन बी प्रोडक्टिव, पेस्ट रेजिस्टेंट, न्यूट्रिएंट कंजर्विंग, रिजिलियंट टू शॉक्स एंड स्ट्रेसेस। ठीक है। इन इकोसिस्टम्स देयर इज नो वेस्ट, न्यूट्रिएंट आर रिसाइकल्ड। एग्रो इकोलॉजी में भी हम यही करेंगे, एम्स एट क्लोजिंग न्यूट्रिएंट लूप्स, दैट इज रिटर्निंग ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट कम आउट ऑफ द soil back to the soil by applying techniques such as farmyard manure. It also harnesses natural processes to control pests, build soil fertility, that is through intercropping. Agroecological practices include integrating trees with livestock and crop. ठीक है जी, देख लीजिए अब क्या कह रहा है। Which of the above
farming practices can be compatible with agroecology as implied in the passage. ओके, इनमें से किस क्या एग्रोइकोलॉजी करने में हमारी हेल्प करेगा? ओके, देख लेते हैं चलिए। तो कवर क्रॉप्स, तो मतलब इसमें डायरेक्टली तो कहीं दे नहीं रखी हैं ये चीज़ें कि कौन सी हेल्प करेगी, तो आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग से समझना है। कवर क्रॉप, फर्टिगेशन, हाइड्रोपोनिक्स, मिक्स फार्मिंग, पॉलीकल्चर, वर्टिकल फार्मिंग, इसमें से कौन सी कंपैटिबल है विद एग्रो इकोलॉजी? आपको सिर्फ इतना बताया कि एग्रो इकोलॉजी जो है वो नेचुरल इकोसिस्टम के आइडिया को मिमिक करता है। तो मुझे आप बताइए, नेचुरल इकोसिस्टम में आप कवर क्रॉप यूज़ होती है? बिल्कुल होती है। पेड़ से पत्ता गिर गया, कुछ भी गिर गया, कवर क्रॉप बन गया। कवर क्रॉप नेचुरल इकोसिस्टम में होती है। क्या फर्टिगेशन होती है? नहीं, ये हमारी खुद की टेक्निक है। हाइड्रोपोनिक्स होती है? बिल्कुल नहीं, हमारी खुद की टेक्निक है। मिक्स फार्मिंग होती है? बिल्कुल, नेचर में तो हर एक चीज़ उगती रहती है। और लास्ट में इसने बोला भी है, ये देखिए, इंटीग्रेटिंग ट्रीज विद लाइफ स्टॉक्स एंड क्रॉप्स। ठीक है, पॉलीकल्चर, करेक्ट। वाई वुड वी जस्ट गो फॉर मोनोकल्चर? हम तो काफ़ी सारी चीज़ें उगाएंगे जैसे नेचर में उगती है, और जैसे नेचर में सब साथ रहते हैं मिक्स फार्मिंग के अंतर्गत हम साथ भी रहेंगे। वर्टिकल फार्मिंग ये अगेन एक आर्टिफिशियल चीज़ है। तो देखिए, इसमें सबसे आसान क्या है? नेचुरल चीज़ें माने लो, ये और जो आर्टिफिशियल ह्यूमन मेड मैन मेड चीज़ है वो हटा दो, तो 2 3 6 कट जाएगा, ये सब कट जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल, पहली स्टेटमेंट थी बस, उसी से आंसर हो गया। क्या थी पहली स्टेटमेंट? एग्रो इकोलॉजी क्या है? एग्रो इकोलॉजी इज व्हेन एग्रो सिस्टम्स मिमिक द नेचुरल इकोसिस्टम्स। बस, तो नेचुरल इकोसिस्टम में देख लो क्या क्या होता है। देखिए ना, इसने खुद भी बोला है ना, ये वाला वर्ड बायोडाइवर्सिटी होती है। बायोडाइवर्सिटी मिमिक कर रहे हैं हम। ओके, तो बायोडाइवर्सिटी किससे आएगी? पॉलीकल्चर से आएगी, मिक्स फार्मिंग से आएगी, फर्टिगेशन, हाइड्रोपोनिक्स, वर्टिकल फार्मिंग, ये सब तो नेचुरल है ही नहीं, तो इसको कैसे एग्रो इकोलॉजी में काउंट करेंगे? कर ही नहीं सकते, राइट? चलें आगे। Okay, computers increasingly deal not just with abstract data like credit card details and databases, but also with real world of physical objects and vulnerable human bodies. पढ़ के समझ में आ गया पहला स्टेटमेंट कि कुछ तो एक कंप्यूटर्स की बुराई करने वाला है। A modern car is a computer on wheels, an aeroplane is a computer on wings. The arrival of Internet of Things will see computers baked into everything. From road signs, MRI scanners to prosthetics and insulin pumps. There's a little evidence, अब ये important लाइन आ जाएगी. There is a little evidence that these gadgets will be any more trustworthy than their desktop counterparts. Hackers have already proved that they can take remote control of internet connected cars and pacemakers. आगे समझ, कंप्यूटर्स किस तरीके से इवॉल्व हो रहे हैं और उनके इवॉल्व होने की वजह से कैसे वो हमारी लाइफस्टाइल का पार्ट बनते जा रहे हैं, जिसकी वजह से थ्रेट्स बढ़ रहे हैं। ये है पैसेज में। अब देख लेते हैं क्या कह रहा है। इन्फेरेंस पूछ रहा है, मोस्ट क्रिटिकल इन्फेरेंस क्या है? चलो जी पता करते हैं। कंप्यूटर्स आर नॉट कम्प्लीटली सेफ, कंपनीज प्रोड्यूसिंग द सॉफ्टवेयर डो नॉट टेक, ये तो देखिए सेकंड देखिए, कंपनीज प्रोड्यूसिंग द सॉफ्टवेयर डो नॉट टेक साइबर सिक्योरिटी सीरियसली। कहाँ दिया है पूरे स्टेटमेंट में? कुछ बात नहीं हुई साइबर सिक्योरिटी की, कुछ बात नहीं हुई कौन कंपनीज प्रोड्यूस कर रही है, एकदम बकवास। स्ट्रिंजेंट डेटा सिक्योरिटी लॉज आर नीडेड, नहीं। अगेन ये बात कर रहा था कि कंप्यूटर्स को आपने इंटीग्रेट इतना ज़्यादा कर लिया कि अब आपको कुछ कोई कहीं भी उसका कंट्रोल तक ले सकता है। इट वॉज नॉट टॉकिंग अबाउट कि आपको लॉज कैसे चाहिए, नहीं। इट वॉज टॉकिंग अबाउट कंप्यूटर का हार्म, कंप्यूटर क्यों हमारे लिए दिक्कत प्रोड्यूस कर सकता है। द प्रेजेंट ट्रेंड ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज विल इफेक्ट अवर लाइफ इन फ्यूचर। फ्यूचर क्या है तो अभी कर रही है इफेक्ट। सी द टोनैलिटी ऑफ दिस एंटायर पैसेज वॉज नेगेटिव, करेक्ट। हर चीज़ में घुस रहा है कंप्यूटर, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स में घुस रहा है, डेटाबेसेस में घुस रहा है, एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों में घुस रहा है, वल्नरेबल ह्यूमन बॉडीज़ में घुस रहा है, जिसकी वजह से देयर इज़ अ लॉट ऑफ थ्रेट। ये पूरे में थ्रेट डिस्कस किया है। सो द ओनली क्रिटिकल इन्फेरेंस फ्रॉम दिस पैसेज इज दैट कंप्यूटर्स आर नॉट कम्प्लीटली सेफ। वाई? क्यों है ये? क्योंकि यही बोल रहा है पूरे के पूरे इसमें कि आपको लग रहा है कि कंप्यूटर सेफ है, पर वो है नहीं। कभी भी हैकर्स उनको पकड़ लेते हैं, उठा लेते हैं, राइट? हो गया क्लियर? यही है मोस्ट क्रिटिकल इन्फेरेंस में। क्रिटिकल इन्फेरेंस में देखिए क्रक्स क्या होता है, किसी पैसेज का क्रक्स होता है कि उस पूरे पैसेज से मैसेज क्या आया, और यही लगभग सेम टू सेम क्रिटिकल इन्फेरेंस होता है कि पूरा पैसेज पढ़ने के बाद आप इससे क्या क्या इन्फर कर सकते हैं, क्या डिराइव कर सकते हैं। तो हम इस पूरे पैसेज को पढ़ के क्या डिराइव कर रहे हैं? ये डिराइव कर रहे हैं कि सिक्योरिटी लॉज चाहिए या कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ इफेक्ट कर रही है, नहीं। हम ये डिराइव कर रहे हैं कंप्यूटर सेफ नहीं है। सिंपल, आ गया आंसर। कितना सिंपल था, राइट? चलिए अगला देखते हैं। अ सोशल एंड फिजिकल एनवायरनमेंट रिडल्ड विद
poverty, inequities, unhygienic and insanitary conditions generate the risk of infectious disease. Hygiene has different levels: personal, domestic and community hygiene. There is no doubt, मार्क करते हुए पढ़ते हैं, नहीं तो फिर बाद में याद नहीं रहता. Social and physical environment riddled with poverty, inequities, unhygienic, insanitary conditions, इससे इन्फेक्शियस डिसीज का रिस्क आता है. हाइजीन के अलग अलग लेवल्स होते हैं: पर्सनल, डोमेस्टिक, कम्युनिटी. ठीक है, पर्सनल क्लीनलीनेस से इन्फेक्शियस डिसीज कम करी जा सकती हैं. लेकिन अब इस डोमेन में क्या घुस गया है? मार्केट घुस गया है. तो उसने एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी बना दी है एडवर्टाइजमेंट कर करके. ठीक है, और वही ना कि ये माँ इसका दूल्हा माने, फलाने का ये करे, ढमाके का वो करे. एक्सपीरियंस इन वेस्टर्न यूरोप shows that along with personal hygiene, general improvements in environment conditions and components like clean water, sanitation, food security have brought down the infant death or infection rate. अगर हम पर्सनल हाइजीन के साथ साथ जनरल कंपोनेंट्स भी इंक्लूड कर देते हैं तो इससे ओवरऑल जो इन्फेंट इन्फेक्शन रेट्स है वो कम हो जाएंगे. द ऑब्सेशन विद हैंड हाइजीन ऑल्सो ब्रिंग्स इन द परसिस्टिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द मार्केट. और ज़्यादा हम हैंड हाइजीन की बात करते रहते हैं. वही मैं कह रहा था, ये साबुन है, इसको इतने सेकंड तक घिसो, ये साबुन है, इसमें दूध है, ये है, फलाना है, ढिमाका है. ऑल्सो ब्रिंग्स इन द परसिस्टिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द मार्केट एंड ओन पर्सनल हेल्थ. ठीक है, मार्केट का क्या इम्पैक्ट है हैंड हाइजीन पे, पर्सनल हेल्थ पे, ओवरराइडिंग और मार्जिनलाइजिंग द नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑन इकोलॉजी एंड द इमरजेंस ऑफ रेजिस्टेंट जर्म्स. आप अपने हैंड वॉश साबुन खरीदने में भूल जाते हैं कि इसके पीछे बना कैसे है, इस इकोलॉजी को कितनी दिक्कत हो रही है, इससे जर्म्स ऐसे पैदा हो रहे हैं जो रेजिस्टेंट हैं. ये सारी दिक्कतें वी नीड टू थिंक अबाउट. तो इस पैसेज के बेसिस पे अगेन कुछ अजम्पशंस बनाइए, उन अजम्पशंस को देख के आपको बताना है कि कौन से अजम्पशंस इसमें सही हैं. पहला है, पीपल आर ऑब्सेस्ड विद पर्सनल हाइजीन, दे टेंड टू इग्नोर कम्युनिटी हाइजीन. भाई ये कहाँ बोल दिया इसने? इसने तो ये बोला ही नहीं. इसने तो बस ये बताया था कि अलग अलग लेवल पे हाइजीन होती हैं. इसने ये कब बोला कि जो पर्सनल हाइजीन करता है वो कम्युनिटी नहीं करता? ज़बरदस्ती. इमरजेंस ऑफ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट जर्म्स कैन बी प्रिवेंटेड बाय पर्सनल क्लीनलीनेस. अगेन नो. आ रहा है ना, खुद ही समझ, कहीं की चीज़ कहीं जोड़ दी. मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट जर्म्स की बात लास्ट में हुई थी कि क्योंकि हम हैंड वॉश बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, मार्केट घुस गया इसमें तो इसलिए आ रहा है. इसने कैसे लिंक कर दिया? उसकी वजह से पर्सनल क्लीनलीनेस करो तो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट कम हो जाएगी. एंट्री ऑफ द मार्केट इन द डोमेन ऑफ हाइजीन इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज. ये देखिए कहाँ ऐसे लिखा है. इट ओनली इंक्रीज द रिस्क ऑफ रेजिस्टेंट ड्रग रेजिस्टेंस जर्म्स. ये देखिए बस इतना ही है. इकोलॉजी पे इम्पैक्ट कर रहा है और रेजिस्टेंट जर्म्स प्रोड्यूस कर रहा है. ये कहीं नहीं कह रहा है कि इन्फेक्शियस डिसीज प्रोड्यूस कर रहा है. अगेन गलत है. 1 2 3 काट के आ रहा है आंसर. यस आ गया. पढ़िए दोनों स्टेटमेंट्स. साइंटिफिक एंड माइक्रो लेवल इंटरवेंशंस आर नॉट सफिशिएंट टू ब्रिंग डाउन द बर्डन ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज. सिर्फ साइंटिफिक और माइक्रो लेवल इंटरवेंशन से नहीं काम चलेगा. ये कहाँ बोला है देखते हैं. हाँ ये ना ये देखिए, ये हमारे स्टेटमेंट पढ़िए, यहाँ से लेके यहाँ तक. जनरल इम्प्रूवमेंट्स, जनरल इम्प्रूवमेंट्स करने पड़ेंगे. जनरल इम्प्रूवमेंट्स एनवायरनमेंट कंडीशंस में, क्लीन वाटर, सैनिटेशन, फूड सिक्योरिटी में, तब जाके वो नीचे आएगा, कम होगा. साइंटिफिक एंड माइक्रो लेवल इंटरवेंशन से सफिशिएंसी नहीं हो रही है इन्फेक्शियस डिसीज का बर्डन कम करने में. व्हाट यू नीड इज क्लीनलीनेस, हाइजीन ऑन पर्सनल लेवल, ऑन कम्युनिटी लेवल, एटसेट्रा. It is community hygiene implemented through public health measures that is really effective in the battle against infectious disease. वही उसने ऊपर बोला था. कम्युनिटी हाइजीन को हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जनरल हाइजीन को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. ठीक है, ये रहा कम्युनिटी हाइजीन, इसकी इंपॉर्टेंस. ओके, इसी वाली लाइन से इसकी ये इंपॉर्टेंस गेज कराई गई है. कैसे? जनरल कंपोनेंट्स, पर्सनल तो है ही इंपॉर्टेंट, लेकिन जनरल कम्युनिटी वाली चीज़ भी इंपॉर्टेंट है. And you get your answer as 4 and 5. Clear? Okay. एक दो और कर लेते हैं, चलिए. अभी तो आधे घंटा हुआ है. ठीक है. इंडिया फेसेस अ चैलेंजिंग इमीडिएट फ्यूचर इन एनर्जी एंड क्लाइमेट पॉलिसी मेकिंग. इमीडिएट फ्यूचर में कुछ चैलेंज आ रहा है हमें एनर्जी और क्लाइमेट पॉलिसी मेकिंग के बारे में. द प्रॉब्लम्स आर मल्टीपल. फॉसिल फ्यूल प्रोडक्शन कैपेसिटी हमारी स्पटर कर रही है.
लिमिटेड एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी है हमें, मॉडर्न कुकिंग फ्यूल के लिमिटेड एक्सेस है हमें, और कुकिंग फ्यूल जो पुअरेस्ट को मिलता है उसकी दिक्कत है, उसको मिल नहीं रहा है। फ्यूल इंपोर्ट हमारे बढ़ते जा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्राइसिंग बढ़ती जा रही है, एंड गवर्नमेंट चैलेंजेस लीडिंग टू इट्स कॉस्टली डेफिसिट्स और सरप्लस सप्लाई, एंड नॉट लीस्ट ग्रोइंग एनवायरमेंटल कंटेस्टेशन अराउंड लैंड वाटर एंड एयर। लैंड वाटर और एयर में हम देख रहे हैं कि ह्यूमन किस तरीके से इन्फ्लुएंस करते जा रहे हैं। बट ऑल इज़ नॉट ब्लिक, सब कुछ खराब भी नहीं है, कुछ अच्छा भी होगा। ग्रोइंग एनर्जी एफिशिएंसी प्रोग्राम्स, इंटीग्रेटेड अर्बनाइजेशन, transport policy discussions, inroads to enhancing energy access and security, bold renewable energy initiatives, सब कुछ अच्छा हो रहा है। Even of not fully conceptualized suggests the promise of transformation, कि ठीक है सब कुछ implement नहीं हुआ है पूरी तरीके से conceptually, लेकिन एटलीस्ट चलो कुछ तो ट्रांसफॉर्म हो रहा है। ठीक है, टोन समझ में आ गई पैसेज की। पहले इसने बात करी किस तरीके से हम एनर्जी और क्लाइमेट पॉलिसी मेकिंग में हमें प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, फिर इसने बात करी कि लेकिन कुछ चीज़ें ठीक भी हैं। अब पूछ रहे कि क्रिटिकल मैसेज इस पूरे के पूरे पैसेज से आप क्या लेके बैठोगे। चलो जी देख लेते हैं। इंडियाज़ एनर्जी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज़ इवन मोर कॉम्प्लेक्स एंड इंटरकनेक्टेड। ये तो बात हुई भी है, इसमें हमने देखा भी है, पॉलिसी मेकिंग की, डिसीजन मेकिंग की बात हुई है। और वो कॉम्प्लेक्स क्यों है? क्योंकि उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, एंड देन उसकी वजह से कुछ कुछ हमें देख रहा है कहीं कहीं पॉजिटिव सॉल्यूशन चीज़ें भी आ रही हैं, इंटरकनेक्टेड है सब कुछ। इंडियाज़ एनर्जी एंड क्लाइमेट पॉलिसी इज़ हैविली ट्यून्ड टू सस्टेनेबल, बकवास भाई, कहीं नहीं बात करी थी इस चीज़ की। इंडियाज़ एनर्जी एंड क्लाइमेट एक्शंस आर नॉट कंपैटिबल विद इस ब्रॉडर शिफ्ट, कहीं बात नहीं करी इसकी। इंडियाज़ एनर्जी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, सप्लाई ओरिएंटेड एंड इग्नोर्स द डिमांड साइड। देख रहे हो आप, अपने आप ही आंसर ला के रख दिया आपके सामने। बाकी 3 स्टेटमेंट्स तो कैसे भी इसके मैसेज नहीं है। देख लो ना, इसका पूरे का मैसेज देख लो आप क्या है। पहली लाइन से शुरू हो गया था, इंडिया में फ्यूचर में एनर्जी और क्लाइमेट पॉलिसी मेकिंग में चैलेंजेस आने वाले हैं क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। यहाँ से लेके 1 2 3 4 5 6 सब प्रॉब्लम्स काउंट कराई इसने, यहाँ तक सॉरी, ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक सिर्फ प्रॉब्लम्स ही काउंट कराई है इसने। दिस मेक्स इट सो मच कॉम्प्लेक्स एंड सो वेल इंटरकनेक्टेड, एंड दैट इज़ वाई दिस इज़ योर आंसर। ठीक है जी, चलिए एक और कर लेते हैं। There are reports that some of the antibiotics sold in the market are fed to poultry and other livestock as growth promoter. ठीक है, हाँ करते तो हैं लोग ऐसा। Overusing these substances can create superbugs, pathogens that are resistant to multiple drugs and could be passed along human. Mindful of that, some farming companies have stopped using the drugs to make chicken gain weight faster. Since Denmark banned antibiotic growth promoters in the 1990s, the major pork exporter says it is producing more pigs and the animal gets फ्यूअर डिसीज। बताइए मुझे पहले क्रक्स बता दीजिए पूरे पैसेज का क्या है, कि जब हम अनरेगुलेटेड एंटीबायोटिक्स ये सब बेच रहे हैं तो इससे बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं, सुपरबग, पैथोजन, ड्रग रेजिस्टेंस, ह्यूमन की दिक्कतें। इसलिए कुछ कंपनीज ने इनको रोक दिया है, और डेनमार्क ने जब इसको रोका था 1990s में ग्रोथ प्रोमोटर को, तो उसके बाद उसने देखा कि जानवरों में कम डिजीज दिख रही है। राइट, ये पूरा का क्रक्स है। आप देखते हैं क्वेश्चन क्या है। वही बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द क्रिटिकल मैसेज। देख लो क्या है, पीपल शुड अवॉइड कंज्यूमिंग द प्रोडक्ट्स ऑफ एनिमल फार्मिंग। नहीं, ये थोड़ी बोल रहा है वो तो बोल रहा है कि हम एनिमल फार्मिंग जो है वो ऐसे करनी है कि उसमें ग्रोथ प्रोमोटर यूज ना हो। फूड ऑफ एनिमल ओरिजिन शुड बी रिप्लेस विद फूड ऑफ प्लांट ओरिजिन, ये भी नहीं बोला, वेज नॉन वेज की डिबेट थी ही नहीं। यूजिंग एंटीबायोटिक्स ऑन एनिमल शुड बी बैंड, ओके ये हो सकता है, इसको देखेंगे। एंटीबायोटिक शुड ओनली बी यूज टू ट्रीट डिसीज, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो इसने बताया कि एंटीबायोटिक्स को बैन कर देना चाहिए और एंटीबायोटिक्स को रेगुलेट करना चाहिए। 2 स्टेटमेंट्स हैं, आप देखते हैं। ये देखिए, सम ऑफ द एंटीबायोटिक्स सोल्ड इन द मार्केट आर पुट टू पोल्ट्री एज ग्रोथ प्रमोटर, नॉट ऑल, सम। ठीक है, और डेनमार्क ने भी क्या बैन किया था? एंटीबायोटिक ग्रोथ प्रमोटर, पूरा एंटीबायोटिक बैन नहीं कर रखा है। इसलिए हमारे पास आंसर क्या आएगा इसका, ये कि वो एंटीबायोटिक्स बस चलाओ मार्केट में जिनसे डिजीज ट्रीट हो। जो ये वाले हैं जो ग्रोथ प्रमोटर है इनको बैन कर दो। जबकि थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रहे हैं, सबको बैन कर दो। तो नहीं, सबको बैन कर देंगे तो हम क्या खाएंगे भाई, एंटीबायोटिक सारे दिन चबाते हैं। ठीक है जी, तो आई गेस इतना अभी के लिए काफ़ी है। बाकी नेक्स्ट सेशन में करते हैं। मैं ज़्यादा लोड आप पे भी नहीं देना चाहता, ऑलरेडी इट इज़ क्लोज टू 40 मिनट्स। तो ठीक है, मेरी आपसे बस 1-2 रिक्वेस्ट हैं। पहली बात तो यह है कि आप में से कुछ लोगों ने जो वीडियोस हैं जैसे कुछ स्कोर एनहांसमेंट पे या इधर उधर देखी हैं,
तो देखिए दैट डज़ नॉट मैटर, जितनी बार आप PYQ सुनेंगे, जितनी बार आप मुझे समझाते हुए सुनेंगे, उतना आपको हेल्प करेगा वो। तो एटलीस्ट यू शुड गेट अलाइंड, अपने आप को इन लाइन रखिए, अपना आपका दिमाग इन लाइन होना चाहिए ना आखिरी के 20 दिनों में, नॉट जस्ट विद एनी मॉक, किसी मॉक से नहीं, यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। तो पहली बात तो ये कि चाहे आपने वीडियो कभी देखी है नहीं देखी है, देखिए इनको, इट इज़ फॉर योर गुड। मैं यहाँ पे आके ऐसे फालतू में नहीं बोल रहा हूँ ये सब। पहली बात तो ये। दूसरी ये, इसका बेनिफिट कैसे लेना है, तो इसका बेनिफिट आपको ऐसे लेना है कि जैसे मान लो मैं 2020 का पेपर करा रहा हूँ, एक बार 2020 का पेपर देख लो, फिर मेरे साथ कर लो उसको। इससे आपको समझ में आएगा आप क्या नहीं सोच पा रहे थे, और फिर आप उसको नेक्स्ट उसमें सोच पाओगे। ठीक है, तो योर प्रैक्टिसिंग इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज़ डू दिस। देखिए इन वीडियोज़ को, चाहे आपने पहले स्कोर एनहेंसमेंट में कुछ भी देखा है नहीं देखा है, वॉच दीज वीडियोज़। ठीक है। और दूसरी चीज़, प्रैक्टिस, खुद से प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज़ एक रिक्वेस्ट है, दो इससे पहले मैंने किसी वीडियो में बोला नहीं है, मुझे ये सब चीज़ें बोलनी अच्छी भी नहीं लगती हैं। अगर आप सब्सक्राइब कर सकें तो ठीक है, इफ़ यू कैन हिट दैट बटन इट विल हेल्प द चैनल रीच टू मोर पीपल। बस इतनी ही बात है, ज़्यादा लोगों का भला हो पाएगा, हम मिलकर ज़्यादा डेमोक्रेटाइज कर पाएंगे। अगर नहीं भी करेंगे तो चलेगा, लेक्चर्स आपके आते रहेंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। Thank you so much. Please take care. It's a crucial time. Keep studying, keep working hard. I'll see you in the next lecture. Jai Hind.